अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज बीए फाइनल के एक छात्र दिलीप रावत ने छंद प्रकरण के लिए निवेदन किया था। उसे किसी परीक्षा की तैयारी के लिए छंद प्रकरण की आवश्यकता थी, तो आज हम छंद प्रकरण पर चर्चा करेंगे। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। छंद शास्त्र की गणना षट वेदांगों में की जाती है। छंद शास्त्र वेद के पादस्वरूप माने गए हैं। जिस प्रकार पैरों के बिना गति संभव नहीं है, उसी प्रकार से छंद शास्त्र के बिना भी वेदों में गति संभव नहीं है। छंद शास्त्र अत्यंत ही उपयोगी शास्त्र है। यह अत्यंत प्राचीनतम शास्त्र है। वेदों में भी छंद शास्त्र का विधान पाया जाता है, छंदों का विधान पाया जाता है। यही इस छंद शास्त्र की प्रामाणिकता का प्रमाण है। छंद शास्त्र का ज्ञान प्रारंभ में भगवान शंकर से बृहस्पति ने प्राप्त किया। बृहस्पति से दुष्च्यवन ने, उसके पश्चात मांडव्य ने, मांडव्य से सैतव ने, सैतव ने से ऋषि यास्क ने, और यास्क से पिंगल ने छंद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। इस आधार पर छंद शास्त्र की परंपरा भगवान शिव से प्रारंभ हुई और उसी परंपरा में आचार्य पिंगल नाम के एक छंद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान हुए। पिंगल ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम रखा गया छंद सूत्र। वस्तुतः पिंगलाचार्य के विषय में, देश काल इत्यादि के विषय में कोई भी प्रामाणिक सूचना प्राप्त नहीं होती है, किंतु जनश्रुति के आधार पर, विभिन्न किंवदंतियों के आधार पर पिंगलाचार्य को पाणिनि का अनुज स्वीकार किया जाता है। इस आधार पर पिंगल का जन्म भी शलातुर ग्राम में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में विद्यमान लाहौर गांव है, लाहौर नाम का स्थान माना जाता है। छंद शास्त्र यज्ञ शास्त्र का उपकारक माना गया है। छंद शास्त्र का प्राचीन नाम छंदो विचिति है और वेद अध्ययन में छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन परंपरा में भी गद्य में भी छंद का प्रयोग माना गया है। परिभाषाधिकार ग्रंथ में लिखा गया है, तत्रेदम छंदस्त्रेधा पद्यम गद्यम गेयम च अतः पद्यकांडम गद्यकांडम गेयकांडम चेति त्रिकांडम छंद शास्त्रम। 3 प्रकार का छंद शास्त्र माना गया। पिंगलाचार्य ने जिस छंद सूत्र की रचना की, उस पर आचार्य हलायुद्ध की मृत संजीवनी टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। पिंगलाचार्य की ही परंपरा में अनेक छंद शास्त्रीय ग्रंथ वर्तमान में हमें उपलब्ध होते हैं, जिसमें जय कीर्ति का छंदोनुशासन, हेमचंद का छंदोनुशासन, जयदेव का छंदोनुशासन, ज्ञानाश्रयी का छंदो विचिति, क्षेमेंद्र का सुवृत्त तिलक, श्री कृष्ण भट्ट का वृत्त मुक्तावली, गंगादास का छंदो मंजरी, केदार भट्ट का वृत्त रत्नाकर, भट्ट शेखर का वृत्त मौक्तिक और वाग वल्लभ का दुख भंजन इत्यादि अनेक छंद शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथ वर्तमान में हमें उपलब्ध हैं। छंद की परिभाषा के विषय में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं।
एक परंपरा के अनुसार छंद की परिभाषा है छंदांसी छादनात्। दूसरी, जाति वृत्त आख्या मर्यादा छंद। तीसरा, यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः। नियत वर्णों का, मात्राओं का, नियमों में बद्ध जो वाक्य या वाक्य समूह होता है उसे छंद कहा जाता है। अर्थात अथवा जाति नाम की और वृत्त नाम की जो मर्यादा है, जो सीमा है, जो रेखा है, उसको भी छंद कहा जाता है। छंद शब्द वस्तुतः छदी आच्छादने धातु से असून प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो छंद का तात्पर्य है एक खांचा, एक सांचा। जिस प्रकार से हमें किसी भी पदार्थ का निर्माण करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक सांचा उपलब्ध होता है। एक साधारण बोलचाल की भाषा में हम देखें कि अगर हमें घर में इडली का निर्माण करना होता है तो इडली निर्माण के लिए एक विभिन्न विशेष प्रकार का एक पात्र होता है। उसमें छोटे छोटे इडली के आकार के पात्र में होते हैं और उन्हीं पात्रों में इडली का जो सामग्री होती है उसे डाला जाता है। अगर वो सांचा जो है छोटा होता है तो इडली का आकार छोटा होता है और अगर सांचा बड़ा होता है तो इडली का आकार बड़ा होता है। वस्तुतः छंद के साथ भी वही स्थिति है। छंद एक सांचा है, एक परिमाण है, एक मर्यादा है। एक छंद की जितनी मर्यादा होती है उसमें उतने ही अक्षर समाविष्ट हो पाते हैं। छंद शास्त्र के हिसाब से पिंगला आदि आचार्यों ने छंद दो प्रकार के पहले माने, वैदिक छंद और लौकिक छंद। लौकिक छंदों के पुनः दो भेद माने गए हैं, वार्णिक और मात्रिक। पिंगल आदि भी आचार्य यदुक्तम लौकिकम द्विधा मात्रा वर्ण विभेदेन छंद तदिह कथ्यते। इस प्रकार से लौकिक छंदों के दो भेद माने गए हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। जिस छंद में वर्णों की गणना के हिसाब से छंद का निर्धारण किया जाता है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। इसका दूसरा नाम वृत्त भी है। इस छंद में पाद जो होते हैं यानी चरण, गेयः पादः चतुर्थ अंशः। छंद का, श्लोक का कोई चौथा हिस्सा जो होता है उसे पाद कहा जाता है। उस पाद की गणना, उस पाद का निर्धारण वर्ण की संख्या के आधार पर होता है, वह वार्णिक छंद कहलाता है। जैसे अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपिंद्र वज्रा इत्यादि। दूसरा है मात्रिक छंद। जिस छंद में मात्राओं की गणना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इसका दूसरा नाम जाति भी है। जाति छंद में अर्थात मात्रिक छंद में मात्रा की संख्या के आधार पर ही पाद का निर्धारण होता है, जैसे आर्यापथ्या इत्यादि। पुनः हम आगे चलें वार्णिक छंद के प्रकरण में, तो वार्णिक छंद के तीन भेद माने गए हैं, समवृत्तम, वृत्तम, समवृत्तम, अर्ध समवृत्तम और विषम वृत्तम। समवृत्त वह छंद होता है, वह वार्णिक छंद है जिसके चार चरणों में वर्णों या गणों की संख्या समान होती है, उसे समवृत्त कहते हैं। दूसरा है अर्ध समवृत्त। जिस वार्णिक छंद के दो चरणों में गणों की संख्या समान होती है तथा अन्य दो चरणों में वर्णों के या गणों की संख्या समान होती है, उसे अर्ध समवृत्त कहा जाता है। तीसरा है विषम वृत्त। विषम वृत्त छंद वह वार्णिक छंद है जिसके चारों चरणों में वर्णों या गणों की संख्या पूर्णतः विषम होती है, अर्थात चारों में अलग अलग संख्या रहेगी। एक चरण में 10 होंगे, दूसरे में 11, तीसरे में 12 और चौथे में 14, 15 कुछ भी हो सकते हैं। चारों चरणों में वर्णों की संख्या विषम होती है। इस आधार पर वार्णिक छंद के हमने तीन भेद देखे हैं। अब कल की कक्षा में किस प्रकार से छंद में लघु और गुरु का विचार किया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए ओम शम।